कीजिएगा कि मैंने कहा था कि कब कीज रिकवर करनी है, कीज ने वीएम को यानी रीगेन करनी थी उसकी एसेसिटी। सर वो उस तरह किया है कि वॉल्यूम को डिटैच किया है, डिटैच करके एक और इंस्टेंस बनाया है, इंस्टेंस के अंदर वो वॉल्यूम अटैच किया है, उसके अंदर जाके जो पब्लिक की थी उसको माउंट करके तो पब्लिक की को चेंज किया है, और जो दूसरी एक नया इंस्टेंस था उसकी जो की थी उसके साथ एक और हमने की बनाई है, वो चेंज करके और फिर एक्सरसाइज कर दिया, तो ये हो गया। किस का हुआ ये? फिर वो तरीका फिर वो तो हो गया, लेकिन आपने मना किया था शायद। आपने मना किया था वॉल्यूम करने का। चीज जनरेट नहीं करनी है और एक नया इंस्टेंस जो है वो क्रिएट नहीं करना है। यही मैंने नए इंस्टेंस सर आपने ये कहा था कि उसका वॉल्यूम से नया इंस्टेंस नहीं आप बना सकते हैं, या की उसकी नई की नहीं बना सकते। वो पुराने इंस्टेंस का मैंने कहा। हाँ पुराने का कहा था सर। हाँ, वो तो नहीं करना। सर वो जो है तो वो ही कन्फ्यूजन थी कि वो तो सिक्योरिटी का उसका मसला बन जाएगा कि हम अगर की को भी नहीं कर रहे और उसकी की के साथ प्ले कर रहे हैं और नया इंस्टेंस भी नहीं बनाएंगे तो मेथड ही नहीं आता था। वो कहता था कि ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, उसमें दो चीज़ें थी। एक तो मैंने ये कहा था कि पुराने इंस्टेंस जो पुराना वीएम था ना, मिसाल के तौर पर वो वीएम 1 के नाम से, तो उसके स्नैपशॉट से नया वीएम नहीं बनाना मुझे। Yes, sir. हमने सिर्फ उससे इस वीएम 1 जिसकी कीज मेरे पास डिलीट हो गई है एक्सीडेंटली, तो मैंने इसकी बस एसएसएच एक्सेस करनी है, ठीक है। और क्या उसे कहते हैं, शायद उसको वक्त मैंने थोड़ा घुमाया फिराया था तो इसलिए आप कंफ्यूज हो गए थे। उसके लिए दो तरीके थे, तीन तरीके भी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो शहजेब ने मुझे बताया कि जो सेशन मैनेजर है ना, Yes, sir. सेशन मैनेजर अगर वो आपको पहले से एनेबल्ड है सर तब होता है। तभी आप जो है ना उस वीएम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा तरीका था वो था यही वॉल्यूम्स वाला, ठीक है। कि वैसे ही क्वेश्चन बनता है कि मेरी एक वीएम की डिलीट हो गई है। मैं आपको एक वैसे अपने ऑफिस की प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हमारा एक क्लाइंट था, मिसाल के तौर पर उसका नाम था डेविड, ठीक है। उसके साथ एक डेवलपर पहले से काम करता था एडम, ठीक है। मुझे जो लगता ये है कि डेविड की और एडम की जो है ना आपस में खटपट हो गई, ठीक है। अब ये क्लाइंट हमारे पास आया, तो ये था बेचारा बिल्कुल नॉन टेक्निकल, कोई बेचारे को नहीं था कि EC2 क्या होता है, बस उसे ये गलत थी कि मेरी वेबसाइट चल रही है, डेवलप हो रही है सारी चीज़ें। जब एडम ने डेविड को यानी रिजाइन किया, छोड़कर चला गया, तो जो कुछ भी था ना कीज वगैरह सिवाय कंसोल की एक्सेस के डेविड के पास कुछ नहीं था। समझ आ रही है आपको? डेविड के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये लॉन्च कर सकता था और उसके जो वीएम्स थे वो शो हो रहे थे कि सारे चल रहे थे। लेकिन हमने कहा कि तुम जो है ना हमें वीएम्स की एसएसएच कीज दो, इसका मेरे पास कुछ भी नहीं। फिर मैंने पहले जाके देखा सेशन मैनेजर से वीएम्स कनेक्ट हो रही थी, वो भी नहीं हो रही, सही। तो एडम ने जाते हुए जो है ना वो सही से गिर के गया, शायद पैसों की वजह से थोड़ा सा क्लाइंट्स का आपस में कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ पड़ा हो जाता है। तो ये एडम ने डेविड को कोई चीज़ हैंड ओवर नहीं की। सर AWS का अकाउंट लॉगिन हो रहा था हाँ, EC2 था सर, तो वो EC2 कनेक्ट जो था वो हो जाता था, वो भी नहीं हो रहा था, वो भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा था। बार दफ़ा जो है ना बाई डिफॉल्ट डिसेबल भी होता है, और आपके पास अगर हो रहा है तो इसकी एक सेटिंग होती है सेशन मैनेजर एनेबल होता है। तो अब मेरे पास यानी 5 VMs थी उसकी, 5 VMs, और सब पे डाटा पड़ा हुआ था और सब की एक्सेस मेरे पास नहीं थी। तो अब उन सब VMs के लिए मुझे जो है ना ये वाली प्रैक्टिस करनी थी कि उनकी SSH जो है ना एक्सेस रीगेन करनी थी। How to regain the SSH access of a VM whose keys have been lost? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि वो वर्चुअल मशीन्स उनको मैं किस तरह एक्सेस करूं जिनकी कीज नहीं है। ये ऐसे ही है जिस तरह आपके पास ये लैपटॉप हो और पासवर्ड, ठीक है। तो इसका भी एक तरीका है, वो कहते हैं जी बायोस पे जाके कुछ करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, या बट एट द एंड लैपटॉप तो आपका जो है ना वो खुल जाता है। बाद में आप कहते
कौन कौन से स्टेप्स हैं दोबारा भी कर लेंगे, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे। Yes, sir. अगर नहीं हुई तो वैसे ट्राई किस किस ने की है ये तो सच बताएं। जैसे ट्राई ही नहीं की तो ये जाती है, किसने की है? सबने कैसे की है? पहला स्टेप क्या था? मिसाल के तौर पर ये मेरी है फ्रॉड ये, और ये अब मेरे पास इसकी एक्सेस नहीं है, तो क्या स्टेप्स होंगे? पहला क्या था सर टेम्परेरी इंस्टेंस क्रिएट करना। इसको स्टॉप करें। हाँ, इसको पहले स्टॉप करेंगे। स्टॉप करेंगे इसके बाद रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, स्टॉप क्यों करते हैं? मालूम सर है? वॉल्यूम क्या चीज़ स्टॉप किया गया है? हाँ, ठीक है, ठीक है। सर आपने कहा था कि इंस्टेंस को स्टॉप नहीं करना, अगर आप स्टॉप करेंगे तो इसकी आईपी चेंज हो जाएगी। सर डाउन टाइम आ जाता है, डाउन टाइम आ जाएगा तो हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो आईपी चेंज हो जाएगा। ये कहा था मैंने, जिससे सर मुझे नहीं लग कहा था सर ये चीज़ नहीं हुई। ये हो नहीं सकता है जब तक देखिए हाँ अच्छा, उसके लिए शायद इलेक्ट्रिक आई थी, लेकिन ये फिर शायद चीज़ें मिक्स अप हो गई है, लेकिन वीएम स्टॉप होना लाजमी है इसमें। ये वीएम इस प्रोसेस के लिए तो लाजमी है। इस प्रोसेस के लिए लाजमी है। वो शायद कोई और ना मैंने असाइनमेंट दी जिसमें ये कहा सर इसलिए एक ही कहा था, था। मुझे नहीं याद आ रहा। ठीक है अच्छा, बस चलिए अगर कहा होगा तो फिर वो गलती होगी। वैसे इसकी इस प्रोसेस के लिए नियम हमें स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे हम जो वॉल्यूम है वो डिटैच करेंगे ना, तो जिस वक्त इंस्टेंस रनिंग पोजीशन में होगा तो वो Detach नहीं करेंगे। होगी नहीं। स्टॉप द वीएम, और दूसरा जो है इसके पास फिर डिटैच वॉल्यूम का डिटैच करना है हमने, और फिर इसके बाद सर क्रिएट टेम्परेरी इंस्टेंस। तीसरा क्रिएट न्यू वीएम, सर उसको रन टेम्परेरी वीएम, ठीक है। उसको रन कर लेना। नहीं सॉरी अटैच चल गया, इसके बाद अटैच करेंगे वॉल्यूम। ठीक है। अब दोबारा ये डिटैच कौन सी वॉल्यूम? इसकी यस सर ओरिजिनल वाली, है? ओरिजिनल वाला जो है हमारे पास। ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल। अच्छा, उसको अटैच करेंगे। अब देखिए अटैच क्यों कर रहे हैं कि इसमें जो सारा डाटा है वो हमारे पास उस डाटा की एक्सेस आ जाएगी एटलीस्ट। अटैच कर लिए, और फिर इसके बाद सर अब रन करना है उसको। नहीं, माउंट करना है। सर पहले रन करेंगे ना। वो वीएम चल रही होगी, अच्छा मतलब उसको हमने कंसिडर कर लिया। एसएसएच करेंगे, नहीं वीएम चल रही होगी। इसके बाद में आपस में रन करेंगे, अटैच होगी, इसके बाद माउंट करेंगे। सर डायरेक्टरी बनानी है और माउंट करनी हाँ, है। वो डायरेक्टरी बनाएंगे, बिल्कुल डायरेक्टरी बना के उसको सिस्टम पे फाइल के साथ माउंट करेंगे। माउंट करेंगे। ये स्टेप्स हम खुद लैब में करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब माउंट क्यों करते हैं? माउंट इसलिए करते हैं कि वो डायरेक्टरी जो है ना वो फाइल इस वीएम का हिस्सा बन जाए, फाइल सिस्टम का हिस्सा बन Yes, जाए। sir. माउंट करने से मुराद ये है कि चिपका देना, मतलब ठोक देना। इस यानी माउंट करेंगे, ये वाली जो वीएम हमारे पास ओरिजिनल वीएम थी उसकी वॉल्यूम जो है ना इस नई वीएम का हिस्सा बन जाएगी। माउंट करने के बगैर हम किसी भी वॉल्यूम को वो नहीं कर सकते, ये नीचे नहीं कर सकते, उसमें कुछ चीज़ें राइट नहीं कर सकते। माउंट करना लाजमी है। सर उसमें जो माउंट भी कर रहे होते हैं उसका एक पार्ट कर रहे होते हैं P1 आई थिंक सो, उसके आगे जो आता है लाइक डायरेक्टरी का जो आपकी लाइक वॉल्यूम है उसका एक नेम होता है, उसका आगे एक पार्ट होता है P1। तो अगर P2 या P3 करेंगे तो वो नहीं होगा, उसके लाइक अलग अलग कंटेंट्स पड़े हुए हैं। वो क्या उसका सर लाइक उसकी लॉजिक क्या है कि उसका ना एक पार्ट कर रहे होते हैं, अगर उसको हम बिल्कुल उसका वॉल्यूम का ओरिजिनल नेम देंगे ना तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा अच्छा, वो अगर रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से ऑक्युपाइड है, ठीक है। वो आप कह रहे हैं डेव एसडीए नो सर, सर उसका एक नेम पर्टिकुलर NVME इस तरह करके ना एक नेम दे रहे होते हैं, उसके आगे होता है उसके पार्ट्स आ रहे होते हैं P1 P2 इस तरह करके ना लाइक नेम के आगे। अगर हम उसका ओरिजिनल नेम देंगे वो रिजेक्ट करता है, लेकिन पार्ट देते हैं तो वो हो जाता हो है। जाता है। वो उसकी वजह ये है कि अब वो जो मिसाल के तौर पर P1 है वो ऑलरेडी सिस्टम में होगी, ठीक है।
अब हम जो नया माउंट पार्ट या माउंट पॉइंट देते हैं ना, वो हमारे लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू एक डायरेक्टरी होती है। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि उसके लिए मैं बता भी देता हूँ, ये डेव है XBDA, ये पार्टीशन का नाम होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर माउंट पॉइंट आ जाता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हो रूफ या MNT स्लाइड, और उसके बाद कोई भी रिकवरी के नाम जिस तरह चैट पे लिखा हुआ था, ठीक है। अब जो भी इस वॉल्यूम का कंटेंट है ना, ये वाली वॉल्यूम, अब ये उसी नाम से होगी जिस नाम से ये वॉल्यूम थी इससे पहले, और वो इधर माउंट हो जाएगी, ठीक है। जब माउंट होगी तो वो सिस्टम फाइल जो नई VM है उसका हिस्सा बन जाती है, पार्ट बन जाती है। फिर मैं इस माउंट पे यानी छठा स्टेप क्या होगा, इसमें जाके CD करता हूँ सर ऑथ कीज़ में डालना है, ऑथ और फिर उसके बाद उस डायरेक्टरी का नाम मिसाल के तौर पर रिकवरी है, सर स्लैश होम, और फिर उसके बाद होम होम स्लैश ubuntu, जो अगर जो भी आपका नेम है यूज़र का, होम, और उसके बाद अगर यूज़र नेम, Ubuntu है, यस और सर, डॉट SSH .ssh स्लैश और ऑथ कीज़। और कीज, और कीज में क्या होता है, सर वो पब्लिक की पड़ी हुई है हमारी। पब्लिक कीज पड़ी होती है। तो पब्लिक की जो है ना, वो हम इस पे नई वाली पेस्ट कर देते हैं, Yes, नई sir. वाली। सर वो SSH थोड़ा सा जो है ना वो दिमाग घुमाने वाले स्टेप्स हैं, ये इंशाल्लाह एक दफ़ा हैंड्स ऑन किया क्लियर हो जाएगा। तो जिस वक्त और कीज डालेंगे तो मेरे पास प्राइवेट की नए VM की है। ऑलरेडी होगी, तो उसी प्राइवेट की को यूज़ करते हुए मेथड पब्लिक की मेरा VM है वो एक्सेसिबल हो जाता है। उसके बाद पहले हम नई कीज बना लें, ठीक है, SSH की जैसी कमांड से यस सर, नई कीज बन जाएगी, और इसके बाद जो है ना हमारे पास पुराने VM की एक्सेस आ जाएगी। किस किस का ये टास्क कंप्लीट हुआ था, आपका क्यों है, आपका क्यों है जी, है अच्छा, किस चीज़ की फाइल बनाएंगे, अच्छा ये सारी ये स्टेप्स का मतलब आपको अब पता होने चाहिए। स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि मेरा VM है, उसमें मेरा इंतजारी इंपॉर्टेंट डाटा है और बैकअप की कोई नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसी VM को एक्सेस करूँ, ना कि मैं उसका स्नैपशॉट बना के जो है ना वो नई VM बनाऊँ। तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं, सर पहले उसको स्टॉप करें, उसकी वॉल्यूम को डिटैच करें, फिर उसके बाद नई एक टेम्परेरी VM बनाएं, फिर उसी के साथ ये नया वॉल्यूम अटैच करें, माउंट करें और उसके अंदर कीज। अच्छा, अब कीज हम करते क्यों हैं और ऑथराइज्ड कीज वाली फाइल है क्या। मैंने आपको गालिबन पहले दिन एग्जांपल दी थी अपने कंपनी की, एक कोर VM होती है, याद है आपको कोर VM, ठीक है। अब कोर VM से मेरे पास हमारी कंपनी के तकरीबन 400 सर्वर थे, 400 प्लस, और मैं इस कोर VM से उन 400 को 400 जितने भी सर्वर थे इजीली एक्सेस कर सकता हूं। ये मैंने पहले दिन ही दूसरे दिन ये बात सर बताई। दूसरे दिन बात हुई थी वो टास्क पे, हाँ बिल्कुल। अब कोर में जो है ना क्या हुआ था, कोर VM जिस वक्त मेरी ज्वाइनिंग की थी मैंने उनको अपनी प्राइवेट की अपने पास रखी थी, पब्लिक की कंपनी को दे दी थी। अब प्राइवेट की मेरे पास है और पब्लिक की मेरी इन सर्वर पर या कोर पर एडेड है, प्राइवेट और पब्लिक। अब ये की ऑथेंटिकेशन काम किस तरह करती है, हैंडशेक का नाम सुना है आपने, तो ये की चीज़ होती है। अब जिस वक्त तक ये की पेयर हमेशा एक जैसा जनरेट होता है, एक ही दफ़ा जनरेट होता है SSH की, कभी ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट की मेरी VM1 की है, पब्लिक की मेरी VM2 की है, तो वो आपस में हो जाए यानी कनेक्ट हो जाए या आपस में हैंडशेक कर रहे हैं। प्रॉपर टर्म इसके लिए हैंडशेक भी। SSH की ऑथेंटिकेशन इसलिए जरूरी है कि जिस वक्त मेरे पास प्राइवेट की होगी सर्वर पर ऑलरेडी पब्लिक की पड़ी होगी, तो अब जितने भी 400 सर्वर थे उनमें इस कोर की पब्लिक की पड़ी होगी, कोर की, ठीक है, कोर की।
मैं करता हूँ एक्सेस कोर को, कोर के बाद इसके बाद हम सिंपल ये कर देते हैं SSH R1-CD, इसी तरह हमारे सर्वर के नाम होते थे, अब उस सर्वर पे चले जाता है। इसी तरह हम करते थे SSH, एक था स्टैनली का था, मतलब इस तरह डिफरेंट नाम थे, स्टैनली, SSH, ऑरेंज, SSH, डिफरेंट किस्म के इस तरह के बैम्बू नाम थे सर्वर्स के, ठीक है, या बैम्बू को चेक करना लोड है उसको। तो उसके लिए सिंपल जो है ना, मैं कोर की एक्सेस हमारे पास जो है ना टेम्परेरी होती थी, यानी जिससे हम अपनी सारी गेम्स एक्सेस करते हैं। ये वाला जो स्टेप्स है ना, ये वाला स्टेप लास्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं पब्लिक की ऐड कर रहा हूँ। आपके जहन में ये सवाल नहीं है कि पब्लिक की क्यों ऐड कर रहा हूँ? सर यही होता है ना कि आपकी जो पब्लिक की है वो प्राइवेट की से मैच हो रही है, जो अभी आप बात कर रहे हैं। प्राइवेट की कभी भी आप सर्वर पर नहीं डालते। नहीं डालते। ये इसका आंसर ये है जी सर, जब हम स्टेप बनाते हैं तो आपके पास जो प्राइवेट और पब्लिक के वो जनरेट होते हैं। हां, तो फिर जब हम न्यू स्टेप बना रहे थे सेम जब उसमें की मिक्स करते हैं तो जब हमारी पहले से बनी होती है और नाम से हमें ये सभी नए इंस्टेंस नया इंस्टेंस जिस वक्त मैं बनाता हूँ ना, तो मैं एक ही की का बात है वो है AWS की पब्लिक जो है ना, उसकी पब्लिक की जो है ना जनरेट हो जाती है। आप सेम ही होती है, एक ये भी सेम है। अच्छा, एक और यहाँ पर बात है कि क्या मैं बताने जा रहा था, सर कोर VM के अंदर बाकी VMs आएंगे 400 जो आपने बोला है, मतलब कोर VM से मुराद है कि एक बड़ा VM है एक उसके सब VMs बनेंगे। जी नहीं ऐसी बात नहीं है। कोर VM जो है ना एक सेंट्रली मैनेज कोर सर्वर होता था जिसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के पास होती, और इससे जो है ना बाकी कंपनी के सारे सर्वर्स एक्सेस हो जाते, डायरेक्ट एक्सेस सब की बंद। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मैं डायरेक्टली किसी भी ये डेडिकेटेड सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर पाता था वाया कोर से। अब जी यही तो कि इस कोर VM में इन सब की जो है ना कीज पड़ी है। ये पहले से जिस वक्त नया सर्वर बिल्ड होता है ना, तो उसकी SSH कीज कोर में डाल देती है, लेकिन चूंकि हमारे पास एक्सेस नहीं होती, सिर्फ 2-3 बंदों के पास थी, CTO के पास, VP के पास और CEO के पास। इसके अलावा पूरी कंपनी में कोर की एक्सेस नहीं थी। इसकी वजह ये इससे सारे सर्वर्स एक्सेस भी होते थे, मैनेज भी होते थे। सर कोर की एक्सेस नहीं थी तो आप लोग फिर किस तरह करते उसको? हमारे पास हमारा यूजर होता था। अच्छा, वो रूट की एक्सेस नहीं थी। रूट नहीं थी, कोर में हम अपने यूजर से लॉग यूज़र ग्रुप और यूज़र रहमान मेरा यूजर रहा है से 2-2.5 साल। रहमान से मैं इस पे लॉगिन करता था, उसके बाद SSH रन करके किसी भी सर्वर पर जाना, जो मेरे लिए भी बड़ी अमेजिंग चीज़ यार क्या बात है कि एक VM से मैं अपनी कंपनी के 400 सर्वर्स को बैक वक्त एक्सेस कर सकूँ। उसके पीछे जो चीज़ थी ना, वो मुझे अब समझ आई कि वो थी प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। इन सब की कीज जो है ना कोर में हमारे CTO साहब, ग्रैम मिलर नाम था उसका, वो डाल देते थे, ठीक है। और उसके बाद जाहिर है वो खुद कर एक्सेस करता था, तो इसके बाद हमें वो देता था। अभी इंशाल्लाह इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करेंगे ताकि सबका ये टास्क हो जाए। प्रयास कैसे हो आप? ठीक हो? आगे ठीक हुई है? अच्छा, इसके बाद कंसोल ओपन करके सर इसमें एक कन्फ्यूजन भी थी ना कि आपने कहा था कि कमांड्स होंगी, तो वो कन्फ्यूजन आ गई थी कि शायद जो टर्मिनल कमांड्स है ना वो होंगी, तो वहाँ पे भी जाके थोड़ा सा कन्फ्यूज है। अच्छा, चलिए देखिए। तो मतलब है ज़्यादा ही कुछ सिस्टम क्लास दे दो। ये समझना कब आती है ये तो नहीं कमांडे ऐसे हो ही नहीं सकता। खाना खुद मिला के मैंने लिखा हुआ है अच्छा, एक भी है रिकॉर्डिंग करी है। ये आपके पास गेम्स बनी हुई है वैसे बनी हुई है सर। पुरानी बनी हुई है यस सर। आज है
ये जो है एक इंस्टेंस है ना, और इंस्टेंस ये जो है सवाल उसमें आपने ये भी चीज देखी है कि हम किसी भी वॉल्यूम को किसी भी इंस्टेंस से डिटैच करके किसी और के साथ अटैच कर सकते हैं। अटैच कर सकते हैं। ये भी इलास्टिसिटी है, लेकिन अटैच करने के बाद माउंट करना वो बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद ईपीएस वॉल्यूम्स हैं क्या? इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ठीक है। और दो चीजें हैं यहाँ पर, आप थोड़ा सा पढ़ें भी। एक है इक्विवेलेंट और एक है परसिस्टेंट। ये जरा इनका डिफरेंस देखें, मैं जरा चेक करूं। एक है इक्विवेलेंट और परसिस्टेंट PEH सर MARAL परसिस्टेंस MERAL। परसिस्टेंट ये इंस्टेंस क्या समझ आएगी? सर एक इंस्टेंस स्टोरेज है और एक परसिस्टेंट है। परसिस्टेंस ये इंशाल्लाह डॉक्टर में भी हम पढ़ेंगे। डॉक्टर में भी वॉल्यूम्स यूज होती हैं। क्या देख पढ़ा होगा इसका इक्विवेलेंट और परसिस्टेंट? सर को बताया भी था लेकिन सारे भूल गए। गाइड लॉन्ग सही है। इक्विवेलेंट जो है ना वो टेम्पोरेरी स्टोरेज होती है, मतलब कंटेनर चल रहा है तो स्टोरेज बाकी रहेगी, कंटेनर गया तो डाटा आपका गया। इसी तरह जो ECU की बात करें तो वैसे मैंने देखा नहीं है, इससे स्टोर नजर नहीं आया मुझे, हम यूज भी करते हैं। इक्विवेलेंट से मुराद है आरसी स्टोरेज, जब तक डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपकी स्टोरेज बाकी रहेगी, डिस्टेंस गया तो आपकी स्टोरेज या डाटा भी चला गया। उसका ये सॉल्यूशन है EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। और ये परसिस्टेंट स्टोरेज है, यानी जिसमें कभी भी आपका डाटा लॉस नहीं होगा। तो ये भी थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस करवानी थी, क्योंकि आज इसी को हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह वॉल्यूम्स अटैच होती हैं स्पेसिस के साथ, किस तरह डिटैच होती हैं। और EBS वॉल्यूम से मुराद ये है कि ये एक परसिस्टेंट स्टोरेज सॉल्यूशन है, ठीक है। और आपने ये भी देखा है कि कितनी इलास्टिसिटी है कि किसी भी EBS वॉल्यूम से हम स्नैपशॉट बना सकते हैं, स्नैपशॉट से हम आप जो है ना नया गेम भी बना सकते हैं। अच्छा, उस दिन एक और क्वेश्चन बाद में मेरे जहन में आया कि बल्कि यहाँ से क्लास से किसी ने पूछा भी था कि सर AMI वर्सेस स्नैपशॉट क्या डिफरेंस है? सर स्नैपशॉट EBS का है, AMI उसका इंस्टेंस का रहता है, उसमें OS की इंफॉर्मेशन होती है। और ये भी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा स्नैपशॉट हमारे जैसे उस दिन क्लास में से किसी ने ये पूछा था, मुझे याद है सर वो लॉन्च दोनों से बनती है, नहीं सॉरी हाँ स्नैपशॉट से AMI तो बनती है, मैं डिस्टेंस का समझ जाता है, डिस्टेंस दोनों से बनता है। और इसके अलावा कोई डिफरेंस AMI जो है ना, इसको जिस वक्त बनाते हैं, ठीक है, AMI जिस वक्त क्रिएट करते हैं उसके बाद 10 दिन बाद हम यूज़ करेंगे तो इसमें वो पुराना ही डाटा 10 दिन पहले बना होगा। स्नैपशॉट जो है ना वो कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है, उसमें डाटा नया आता रहता है। हो सकता है आपका रिसेंट स्नैपशॉट कल का हो, तो ये एक डिफरेंस है कि AMI, ये मैंने खुद पढ़ा है वैसे पहले कि AMI में डाटा अपडेट नहीं होता, यानी 10 दिन या 1 महीना पहले आप AMI बनाते हैं तो वो वही रहता है।
स्नैपशॉट अगर आप क्रिएट करते हैं तो AWS अगर आपकी लाइफ साइकिल पॉलिसी है तो उस हिसाब से अपडेट होते रहते हैं, आपके पास हो सकते हैं मोस्ट रीसेंट डाटा। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है AMI और स्नैपशॉट। क्लियर होगी ये चीज़? यस सर। तो इनको इंशाल्लाह हम हाँ इसमें मिरर RZ ये डॉकर में इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आएगी कि जिस वक्त हम डॉकर कंटेनर चलाते हैं ना और उसके साथ किसी भी वॉल्यूम को अटैच नहीं करते, तो मेरे वेबसाइट जिस वक्त मैं कंटेनर को रिमूव करता हूँ या स्टॉप करता हूँ, डाटा मेरा सारा चला जाता है। स्टॉप नहीं, रिमूव। और क्यों? क्योंकि उसके साथ कंटेनर के साथ वॉल्यूम को अटैच की हुई, वॉल्यूम हम कंटेनर्स में भी अटैच करेंगे। और सिंपल वही कमांड है। जैसे कौन सी कमांड है? डॉकर अटैच है। वैसे कोई कमांड होगी डॉकर अटैच है और डिटैच, इस तरह कमांड है, कंटेनर्स में देखिए। तो परसिस्टेंस से मुराद ये है कि आपका कंटेनर बंद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, आपका डाटा आपके पीसी पर पड़ा होगा, आपके VM पर पड़ा होगा। ये टाइप से सर्वर और नहीं, ये EPS की नहीं है, ये स्टोरेज टाइप है। ठीक है, एक RZ है, एक परसिस्टेंट है। EPS की ये टाइप नहीं है, कंफ्यूज ना हो। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि RZ स्टोरेज क्या होती है और परसिस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो वैसे EPS वॉल्यूम्स, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर और EC2 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हम स्नैपशॉट भी बनाते हैं, इसमें हम वॉल्यूम्स भी क्रिएट करते हैं। अच्छा, रात को मैंने एक और चीज़ ट्राई की थी, आज इंशाल्लाह टाइम हुआ तो वो भी करेंगे। कि एक मिसाल के तौर पर आप इस लिस्ट में 8 GB मिनिमम अटैच करते हैं ना, 8 GB। अब इसी 8 GB को मैं 10 GB कर दूँ, 20 GB कर दूँ, तो ये भी पॉसिबल है। हाँ, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज नहीं होगा। बिल्कुल, 8 GB से अगर मॉडिफाई करूँगा तो उसमें मॉडिफाई क्या ऑप्शन है, 15 GB कर दूँ, तो ये भी पॉसिबल है। अगर चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो हमें VM रिपीट करनी होगी। अब सबके पास कुछ सोलोफोन है, थ्योरी वाला काम ज़्यादा हो गया। लिनक्स की कमांड साथ साथ हो रही है आपकी दोहराई, पक्की बात है। चार्जर वो बैटरी सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको बार-बार। ऐसे इसके बाद आपका रिव्यू होगा सबका। यस सर। सर नहीं आएगी। जैसे होगा और इसके बाद फिर प्लेसमेंट यानी बाय के इंशाल्लाह सर इंटरव्यू सर कोई लोकल है नहीं कोई। अच्छा, ये स्टेप्स करने के लिए तो कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट किस चीज़ का होगा ये? सर लेफ्ट का लेफ्ट सब जाते हैं सारे सर 80 मार्क्स का लैब होगा, 80 मार्क्स का लैब होगा और 20 मार्क्स का एक्सक्यूज होगा। अच्छा, 80 मार्क्स की लैब है और हर बंदे की लैब अलग होगी। पुराने 5 सारे पेपर हैं। ऐसा नहीं है क्या कह रहे हो?
अच्छा टैब की आदत बनी है किसी की या नहीं? किस चीज़ की LS अच्छा माउंट के लिए कौन सी कमांड आपने यूज की? माउंट सर माउंट है जस्ट माउंट और पार्टीशंस देखने के लिए सर LSBL की LSBL के स्टैंड्स फॉर सर List लिस्ट block शो block ब्लॉक कह सकते हैं सही है दिस ब्लॉक डिवाइसेस ये वाला बैच मैंने आपको कब तक है 30 तक नहीं इससे पहले क्या करते रहे आप 10 20 मेरे आने से पहले कौन रहा नाम फ्री पढ़ते हैं सर सर एक तो स्टार्ट में लेट हुआ था ना दो हफ्ते पढ़ रहे थे छुट्टी के दौरान सो रहे थे क्यों नहीं सुलाती है भाई आज लेट्स सर लेट्स सो नींद आ जाती है। चलिए ठीक है कल देख लेते हैं शायद आ जाए पर घूम ही रहा है टीवी लगी है क्या कह रहे हैं बेटा जी बैकअप है बैकअप क्लास में यार बेटा बैठ ऊपर भी लगी ऐसी तो बोलो मुझे बाहर दिखी जाएगी घर पे कैसे $10 या मेरा एक दोस्त शुरू से ले गया तो बैठ जाएगा मैं 2 से मतलब इस तरह का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ फर्स्ट पे जाती झूठ बोल रहा है गुलाब क्या कर रहे हो भी उस दिन क्या बात हुई थी क्या बात है जी मैंने कुछ नहीं बोला था मैसेज देख लो उनका भी कराओ मैसेज देख लो अभी मैंने बोला मैंने तो उतर के मुझे इसकी जवाब ना दिया बात करता हूँ बताऊँ बात करूँ चलो बात करता हूँ अच्छा वैसे हमने साथ साथ लिनक्स की कितनी कमांड्स कर ली हैं सर काफ़ी हो गई उसमें जी सर बेसिक हाँ वो सबके पास हो ताकि फिर जिस दिन आपको प्रैक्टिकल हो ग्रैम जी उसमें भी है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं शीट बना दूं इसके लिए कमांड के लिए एंटर टाइम में मैंने नहीं किया बस यार सबके पास VM ओपन है सात लोगों की छुट्टी क्यों की है यार उन्होंने जाना नहीं है भाई सर बाहर चले गए यार ऐसे वाले
अच्छा, अब दोनों चीज़ें ओपन हो, ठीक है, कंसोल भी आपका और वीएम भी। अच्छा, टर्मिनेशन और डिलीशन, ये भी चीज़ देखी थी आपने कि हम किसी भी वीएम को डिलीट होने से या टर्मिनेट होने से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। उस ऑप्शन को देखता हूँ मैं अभी आपके सामने। ABS क्या कह रहे हैं आप? वीएम का VM वीएम। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, ये क्या चीज़ है, ये क्या है? IP सर Name है। पब्लिक है। हाँ जी, आईपी है हमारा प्राइवेट, होस्टनेम की कमांड से हम इसको देख सकते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद आगे रन करें इफ कॉन्फ़िग। वो सर कर्ल है, कर्ल इफ कॉन्फिग डॉट मी है। ये भी है, ये वाला भी है। आपके पास आना चाहिए एरर कि यार ये इंस्टॉल नहीं है, आ रहा है। नीचे ही कमांड दी होगी। हाँ, नीचे ही कमांड भी दी हुई होगी, बिल्कुल। ये इंस्टॉल करें जरा, apt इंस्टॉल सुडो से करें या जिस तरह इफ कॉन्फ़िग रन करें, उसके नीचे ही कमांड है। आ रही है आपके पास भी आ रही है? देखिए ना, नीचे आ रही है कमांड sudo apt install net-tools। ये वाली कमांड है सर, sudo apt install net-tools। जिस वक्त हम इसको इंस्टॉल करते हैं, नेटवर्क टूल्स है ये सारे, तो नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं ना, वो फिर सक्सेसफुली रन होंगी। हो गया सबके पास? कोई रह तो नहीं गया? ये कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब इसको क्लिक करें। अब ये देखिए, स्क्रीन पर देखिए सारे, ये क्या है? ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, और ये क्या है? ये एक इंटरफेस कार्ड है, लेकिन कौन सा? इलास्टिक इंटरफेस कार्ड, NIC। अच्छा, इसके बाद ये कौन सा आईपी है? इसका आइडिया है सबको? ये लोकल होस्ट का आईपी है, वीएम का लोकल होस्ट, ठीक है। हर आपकी अपनी विंडोज़ का भी लोकल होस्ट का यही आईपी होगा। अब CMD करें सर अपनी विंडोज़ पे, और यहाँ पर रन करें IP config। लिनक्स में if config है, विंडोज़ में IP config है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, आपके पास IPv4 एड्रेसेस आ रहे हैं, और आपकी VM का IP है जिससे आप कनेक्टेड हैं, IPv6 भी आ रहा है, और यहाँ पर गेटवे वगैरह सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। ये देख के मेरे पास ये आ रही है, फिर VM का IP ये वाला है, ठीक है। अच्छा, लिनक्स में हमारे पास if config है, विंडोज़ में IP config है। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग सोचते होंगे सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, तो बहरहाल यहाँ पर ये कौन सा आईपी है? क्योंकि बता सकते हैं आप? सर कौन सा? प्राइवेट IP ये प्राइवेट है। प्राइवेट है, प्राइवेट। ठीक है। अच्छा, किसी प्राइवेट आईपी को जाकर अगर अपनी AWS की कंसोल में देखें सर, फटाफट डिटेल्स में कंसोल में जाएं, AWS के VM की डिटेल्स ओपन करके देखें। ये प्राइवेट आईपी मिलता है आपको कंट्रोलर पर है। अरे ये वाला प्राइवेट आईपी जो है ना, इसको कॉपी करें, सिलेक्ट करके अपने कंसोल में सर्च करें। यही वाला है सर? यस सर, ये सर, ये सर आपका हो गया। आप ये कर देंगे, ठीक हो? पुरानी ये कर देती है, डिलीट कर दी, चलिए भी कर देंगे। नई चीज़ से लॉन्च करें। अच्छा, यहाँ पर मुझे उसूलन जो है ना, पब्लिक आईपी शो होना चाहिए। मैं किससे कनेक्ट होता हूँ? आप कनेक्ट किससे होते हैं?
पब्लिक आईपी से पब्लिक पब्लिक आईपी आईपी से तो यहाँ पर मुझे प्राइवेट आईपी क्यों शो हो रहा है? इसकी वजह ये है कि ये अब AWS के एंड की बात है। AWS ने इस तरह किया हुआ है कि पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी के ऊपर मैप किया हुआ है, ठीक है। और मैप किया हुआ है तो जिस वक्त हम पब्लिक आईपी से एक्सेस करते हैं और VM में लॉगिन होते हैं, लेकिन शो हमें प्राइवेट आईपी हो रहा है। और ये वाला प्राइवेट आईपी इस इंटरफेस कार्ड जो है ना, ये वाला इंटरफेस कार्ड इसके ऊपर यानी हार्ड कोडेड है। ये समझ लिया आप इसको आसान अल्फाज में। यहाँ पर देखिए इंटरफेस होता क्या क्या है? क्या चीज़ इंटरफेस कार्ड इंटरफेस कार्ड सर ये क्या चीज़ है? जिसमें जिस तरह नेटवर्क अडाप्टर है, जी सर जिसमें ये हमारी इथरनेट केबल जाती है। जी सर हाँ फिजिकल, ये वही Physical. चीज़ है। अब यहाँ पर इसमें ये मेरा प्राइवेट आईपी है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ तो ये प्राइवेट आईपी आ गया। अच्छा ये मेरा पब्लिक DNS आ गया। ये पब्लिक DNS फुल क्वालिटी डोमेन नेम होती है आपकी। अगर आपके पास इससे पहले इंटरनेट वगैरह कुछ चल रहा होगा तो ये हमारे पास पूरी डोमेन है। अच्छा इसके बाद इफ कॉन्फ़िग से मुझे आईपी नज़र आ गया। तो जो दूसरी कमांड इससे पहले मैंने आपको बताई थी कर्ल इफ कॉन्फ़िग डॉट मी, तो यही कमांड है जिससे हम पब्लिक आईपी भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए पब्लिक आईपी आ गया हमारे पास। तो वैसे यहाँ पर ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि AWS या GCP या Azure इनका मैकेनिज्म इस तरह है कि ये कभी भी पब्लिक आईपी को VM के साथ माउंट नहीं करेंगे। हार्ड कोडेड अटैच नहीं होगा, नेटवर्क लेयर पर अटैच होता है। इलास्टिक है, एक VM से उठा के वो किसी दूसरे के साथ कर दे। जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं वो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ माउंट होते हैं बाउंड होते हैं जी, और उसी के ऊपर पब्लिक आईपी आपका मैप होता है। ये ज़रा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोबारा मैं बता देता हूँ कि जिस वक्त भी मैं इफ कॉन्फ़िग करता हूँ तो ये मेरे जहन में सवाल आया था कि यार ये प्राइवेट आईपी ही क्यों शो करता है, यहाँ तो पब्लिक आईपी शो करना चाहिए। ये देखिए मैं जिस वक्त एक्सेस करता हूँ इसी प्राइवेट आईपी से तो कभी भी नहीं होगा। ज़रा ट्राई मारें। प्राइवेट आईपी से नहीं होगा, कभी कुछ भी नहीं देगा। तो वो तो ऑलरेडी लॉग इन नहीं है। एग्जैक्टली ये किया बिल्कुल ऐसे ही। सर लेकिन ये तो ऑलरेडी उससे तो यहाँ पर लॉग इन देखिए है। नेट कनेक्शन टाइम आउट सबके पास आना चाहिए। और यहाँ पर ही अगर मैं कर्ल इफ कॉन्फ़िग डॉट मी करता हूँ तो यहाँ पर और इसके बाद मैं नया सेशन ओपन करके यहाँ पर और की देता हूँ अपनी। तो अब मैं कनेक्ट किससे कर रहा हूँ? पब्लिक आईपी से। तो वजह है ना, और यहाँ पर मैं की देता हूँ तो एक्सेस हो जाता है। ठीक है, जब भी आप एक्सेस करेंगे आपको पब्लिक आईपी यूज़ करना होगा। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जो हमारे वैसे इस कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जिस वक्त आप VPN यूज़ करेंगे ना, VPN, तो उस सूरत में आप प्राइवेट आईपी से भी कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा क्लियर करता हूँ। होस्ट नेम की कमांड से आपको होस्ट नेम पता चल सकता है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी स्पीड पकड़ रहा हूँ, लिहाजा मेरे साथ साथ चले। नैनो ETC होस्ट नेम के अंदर जो फाइल है वहाँ पर सेव होता है, ये वाला। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको आता हूँ, मैं रूट पे जाता हूँ। अब ETC की फाइल है तो ये सूडो से ही होगी या फिर रूट से होगी। ये तो समझ आ रही है ना बात? नैनो ETC होस्ट नेम, इसमें आपका होस्ट नेम सेव होता है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, devopsmodby.com, जैसे ये डोमेन है नहीं। अब दोबारा होस्ट नेम करता हूँ तो चेंजेस नज़र नहीं आ रही।
और मैं रीबूट करता हूँ तो थोड़ी देर में जिस वक्त VM रीबूट होगा तो मेरा ये होस्ट नेम चेंज हो जाएगा। अब 1-2 मिनट VM रीबूट पे लगेंगे 2 मिनट रीबूट होने पर। यहाँ पर अच्छा रीबूट से IP चेंज नहीं होता, सही है। ये आ गया एकदम, देखें उनको किया -i में रूट में चला गया, क्लियर किया। अब होस्ट नेम सर्च करें, आपने अपने हिसाब से कोई चेंज किया है? हाँ, अब ये देखें अब होस्ट नेम 700 भी हो रहा है और चेंज हो चुका है। तो कुछ चीज़ें जो रीबूट के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं, सही है। अच्छा अब आ जाते हैं, क्लियर? कुछ सुस्त लग रहे हैं यार, धीरे धीरे। हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा सही है। अच्छा एक कमांड थी lsblk डिस्क ब्लॉक डिवाइसेस, मैं इसके बजाय fdisk -l यूज़ करता हूँ, कौन सी भी आपको पसंद है, जो हमें पार्टीशंस बताती है इस VM पर कौन कौन सी पार्टीशंस हैं। fdisk -l, मुझे ये ज़्यादा कमांड यानी पुरानी याद है इसलिए lsblk भी रन कर देते हैं। वैसे ये देखें यहाँ पर मेन पार्टीशन मेरी ये वाली है, बाकियों को आप फिलहाल इग्नोर कर दें, वो VM ने खुद बनाई है। हम पार्टीशन खुद बना भी सकते हैं। वैसे अगर आपने काश VMware पर बनाई होती तो अभी हम आपके लिए समझना ज़्यादा इजी होता। VMware पे जिस वक्त हम Ubuntu इंस्टॉल करते हैं तो हम पार्टीशन उसमें बना सकते हैं। रूट को 1 GB दे दिया, टेम्प को 10 GB दे दिया, होम अलग पार्टीशन बन सकती है, फाइल सिस्टम अलग पार्टीशन बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो मेन पार्टीशन है वो ये है। अब ये माउंट हुई है, सही है। अब इस तरह करें कि माउंट वापस बना आएं के सर, और माउंट एक नई वॉल्यूम क्रिएट करें। यहाँ पर वॉल्यूम सर कंसोल पर आ जाए और एक नई वॉल्यूम बनाएं, क्रिएट वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें, जनरल पर्पस SSD जो आजकल लैपटॉप्स में भी लगी होती है, ये सारी SSD होती है, सही। GB स्टैंड फॉर जनरल पर्पस। नजर आ रही है कंसोल पर, देखिए आप, सही है। GB3 तो अच्छा ये AWS ने इन्हेंस किया है, मजीद परफॉर्मेंस इंप्रूव की है, बाकी पीछे उनकी लॉजिक वही जाने। हमारे पास ये कि नॉलेज के हिसाब से GB3 आजकल का उनका SSD का वर्जन समझ में, सही है, जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है। अच्छा प्रोविजन IOPS डिस्क रीड राइट ऑपरेशंस के लिए, अगर यहाँ पर एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर आपके पास वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, तो आप कौन सी डिस्क यूज़ करेंगे, वॉल्यूम यूज़ करेंगे, जनरल पर्पस, ठीक है। और अगर आपके पास कोई इंटेंसिव DB एप्लीकेशन है जिसमें डाटा इन्वॉल्व है, डाटा के वो ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्रूड ऑपरेशंस, क्रूड का पता है क्या, क्रिएट एंड डू डिलीट डिलीट। बहुत ही यानी मिलियंस के अगर हिसाब के तौर पर चलें तो उसके लिए कौन सी सूटेबल रहेगी, ये वाली क्या नाम है, प्रोविजन IOPS, प्रोविजन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है। वेब एप्लीकेशंस के लिए जो हमारी नॉर्मल ब्लॉग है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, नॉर्मल आपकी कंपनी की वेबसाइट है, उसके लिए ज़्यादा ये यूज़ होती है GB जनरल पर्पस। तो पुरानी थी अब 3 आ गई है, क्लियर? यस सर। ये कॉन्सेप्ट है। और प्रोविजन IOPS का मतलब ये है कि जिस वक्त इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि सर जो DB इंटेंसिव एप्लीकेशन है उसके लिए ये बताइए प्रोविजन IOPS, ये सिलेक्ट कर लें। बाकी प्राइसेस थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क है। और ये कायदे आज़म रखने के ज़माने की ये वाली गोल्ड XDD और ये वाली मैग्नेटिक, ये बहुत पुरानी है, समझो जो आज से 10-20 साल पहले यूज होती थी, ये वही है।
उसमें आप सिर्फ और सिर्फ बैकअप्स के लिए हैं, बैकअप्स आप इन ड्राइव्स में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आए, मैंने GP3 सर्च कर ली और सिर्फ मैं 10 GB की एक नई पार्टीशन बना रहा हूँ। बाकी आप ये परफॉर्मेंस के हैं सारे, आई हाउस इंक्रीज भी कर सकते हैं। हमें अभी फिलहाल नहीं चाहिए, जो बाई डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वही रहते हैं। और मैं क्रिएट वॉल्यूम कर देता हूँ। होगी क्रिएट आपकी 10 GB। मिनिमम कितनी कर सकते हैं हम? 8 8 सर, इसमें नहीं, 1 भी कम भी होती कर है। सकते हैं। 1 भी होती है। ये सर हाँ, वन से देखो, गुड है, शाबाश। तो मतलब ये जाग रहे हैं सारे, सही है। अब ये देखें, इस वॉल्यूम को क्लिक करें और यहाँ पर हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस आ रहे हैं। इसी से मैं अब स्नैपशॉट भी बना सकता हूँ, लाइफ साइकिल पॉलिसी भी बना सकता हूँ। अटैच होगी इसके साथ। अभी सॉरी, हाँ, वो चल रही है ना आपकी। अभी फिलहाल बनी नहीं है। यहाँ पर देखें जरा नीचे, वॉल्यूम स्टेट अभी क्रिएटिंग है, इसलिए थोड़ा सा रिफ्रेश करें, जी। एकदम आ जाते हैं, रिफ्रेश करें और आगे अवेलेबल आगे स्क्रॉल राइट साइड पे स्क्रॉल करें। यहाँ पर आया नहीं है क्योंकि स्नैपशॉट आईडी सर आईडी ऐसी ही आ गई, वो अवेलेबल आ गई। अवेलेबल आ गई। यहाँ पर देखें सब क्या आ गई अवेलेबल। आगे सर अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम भी दे दीजिए। डिलीट कर दें। यहाँ पर भी अब अवेलेबल होगी। तो अब जिस वक्त अवेलेबल होगी तो मैं इसको मॉडिफाइड ये देखें कर सकता हूँ। ओ 10 थोड़ी है भाई, 15 कर रहा हूँ, सही है, लेकिन फिलहाल छोड़ दी इसको। हम अटैच करते हैं इसको किसके साथ? अपने रनिंग इंस्टेंस रनिंग इंस्टेंस के साथ। सर इसका रीजन अवेलेबिलिटी जो है अवेलेबिलिटी जोन ये उसका मतलब मैंने डिफरेंट जोन में बना दिया। मेरे गेम का क्या है? मेरे गेम का अच्छा, अब देखें, 2 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। इसका मतलब क्या है कि अब 2 डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं, तो इसलिए ये नहीं हो रही। आपके पास हो गई है अटैच, ये गलती हो गया। सर मॉडिफाई नहीं होगी, न्यू बनानी पड़ेगी या फिर स्नैपशॉट से जाके आपने नया बनाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। नेटवर्किंग में जहाँ से नेटवर्किंग से मुझे पता चल सकता है मेरा अवेलेबिलिटी जोन US ईस्ट 1D था। ये नेटवर्किंग में ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है। तो अभी मैंने वॉल्यूम किस में बना दिया है? 1C में बना दिया। 1C में मैंने में था मेरे ख्याल में। 1D था। यहाँ पर वॉल्यूम किस पे बनी है? सर वन ये सामने मॉडिफाई में सेटिंग नहीं आती वो वाली। जोन के अपडेट कर दो जोन। कहाँ पर ऑप्शन नजर आ रही है? स्नैपशॉट पहले बनाना अच्छा, फिर वो तरीका है। चलिए इसको फिर डिलीट कर देते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। चलिए ये भी अच्छी चीज़ देख लीजिए, इसको डिलीट करते हैं। नई वॉल्यूम अब जिसको के साथ बनाते हैं ना, फिर देख लेते हैं कि वैसे रात को मैं जिस वक्त काम कर रहा था हो गई थी ये वॉल्यूम यहाँ पर। हाँ, सुनिए, यहाँ पर 10 GB। अब आपने इंस्टेंस के हिसाब से जो है ना अपना वॉल्यूम सेलेक्ट करना है। अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पर मेरा इंस्टेंस किस पे था? 1D में था। आप अपना देख के ज़रा। देखा भी नहीं था। मैं फिर दोबारा जाता हूँ EC2 में इंस्टेंस और इसकी इंफॉर्मेशन देखता हूँ नेटवर्किंग में जाके।
मेरा अवेलेबिलिटी जोन है यूएस ईस्ट 1D, ठीक है। अब इसी में ही मैं वॉल्यूम बनाऊंगा। अब उससे गलती हो गई है कि मुझे अवेलेबिलिटी जोन पहले देखना चाहिए 10 GB, और बाकी परफॉर्मेंस की जो वैल्यूज है थ्रूपुट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड वो भी रख लेते हैं। यहाँ पर मैं यूएस ईस्ट 1D अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करता हूँ और बाकी इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस क्रिएट वॉल्यूम कर लेते हैं। अब ये दोबारा जो है ना 1-2 मिनट लेगी क्रिएट होने के। यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सर नीचे वाला ये वेरिएबल आ गई है, ये दी हो गई है यहाँ पर, इसको मैं अटैच कर सकता हूँ। रिफ्रेश कर देते हैं। अब आपके पास इंस्टेंस आ गया, यस सर। और यहाँ पर ये डिवाइस का कोई और नाम रख सर दें। SDF करें, बाकी इशू करेंगे ये ऊपर है। मैं SDK ज़्यादा रख लेता हूँ, जो भी आपको यहाँ पर लगे, जो इशू क्रिएट ना कर रही हो। अटैच होगी वॉल्यूम आपके साथ। यस सर। अब यहाँ पर दोबारा इंस्टेंस पे जाएं और रिफ्रेश करें, स्टोरेज में जाएं, 2 वॉल्यूम्स आपको नज़र आ रही है सबको। आप देख लेते हैं इंस्टेंस पर। मैंने रखा है SDK, यहाँ पर ये देख लें SDK रख लें, SDA या SDB रख लें। होगी ये सब क्लास लीडर। जी सर। वॉल्यूम का सब चेंज करने के लिए सर इसे स्नैपशॉट क्रिएट करें, स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे सर, उसके एक्शन में जाके क्लिक करेंगे सर, फिर वहाँ से उसको एक अवेलेबिलिटी दिखा सकते हो। सही हो गया। अब यहाँ पर अपने VM पर आए हैं, हाँ ना 2 आएंगी ना, 2 माउंट किए ना। एक पहले की थी ना, एक बाय डिफॉल्ट VM की अपनी हाँ। अब यहाँ पर देखें एक 30 GB की ऑलरेडी पहले से इंस्टेंस की अपनी थी, और मैंने 10 GB मजीद बना के अटैच की है। क्रिएट करते हैं, लॉन्च कर रहे थे तो 8 GB की वैल्यू आ रही थी, ये वही है, ठीक है। यहाँ पर अब दोबारा टर्मिनल में आए, उसी इंस्टेंस के साथ जिसके साथ आपने अटैच किए। सर आ गया। सर भी हमने यहाँ से अटैच कर यहाँ से करने के बाद सेव कर देखेंगे उसको। आगे टर्मिनल में अच्छा यहाँ से देखने के लिए अब ये दिखा रहा था कि जो ब्लॉक स्टोरेज अटैच है ना, पहले कमांड ही डाली है ना मैंने, LSBL की लिस्ट ब्लॉक, मतलब इससे हम देखते हैं ब्लॉक स्टोरेज अटैच अरे ये थी ये XVDA F डिस्क -L करें या LSBL के जोन के बीच, आपको ऑफर में नई 10 GB वाली पार्टीशन नज़र आ रही होगी। सही है। तो देखिए मेरे VM के जो पहले से थी डिवाइस वॉल्यूम वो थी 30 GB, 29 यानी 1 GB ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। LSBL की, और इसके बाद 10 GB ये जो है ना एडिशनल माउंट किया, एडिशनल मैंने माउंट कर VM के साथ अटैच किया। अभी ये माउंट नहीं हुई, माउंट नहीं माउंट करने के लिए मुझे माउंट और अटैच में क्या फ़र्क है सर? माउंट और अटैच में क्या फ़र्क है? ड्यू डिस्क, माउंट और अटैच में क्या फ़र्क है? ठीक है। मतलब आप यूज़ कर सकते हो ना उसको। MKDR ये मेक डायरेक्टरी के लिए कमांड होती है, मेक डर कहते हैं इसको, मेक डर। मेक डर माउंट हो गया अटैच भी करना। और मतलब आपने लगा के सिंपल, ठीक है, आसान माउंट होगी ना, यहाँ शो हो रही होती है, अगर उसको अटैच की यहाँ भी शो होगी। आ गई है मेक डायरेक्टरी, ठीक है। टच की कमांड से फाइल्स बनती है, मेक डर हमें नई डायरेक्टरी बना कर देती है।
अच्छा, इसके बाद देखिए MNT में ये एक डायरेक्टरी न्यू डिस्क के नाम से बन रही है। अब ये हमारा माउंट पॉइंट होगा। मैं जो नई 10 GB की डिस्क बनाई है इस पे जाके माउंट करूँगा, चढ़ा दूंगा। जिसको मैंने दूसरे पास में कहा है, मैं इसके साथ जाके चिपका दूंगा। सही है। अब वो माउंट होगी किस तरह, माउंट की कमांड से माउंट, ठीक है। ये देख लें माउंट रन किया तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें उसने बता दी है कि किधर कौन सी ड्राइव कहाँ पर माउंट हुई है। अच्छा, इसके बाद माउंट, एक मिनट क्लियर करें जरा टाइम, एफ डिस्क -n, यहाँ पर ये मेरी डिवाइस है और इसको मैं माउंट करूँगा, माउंट डिस्क और MNT, ये मेरा पॉइंट है, वो जगह जहाँ पर मैं माउंट करूँगा इस डिवाइस को, ताकि ये फिर फाइल सिस्टम का हिस्सा बन जाए और इसको मैं यूज़ करूँ। अब मैं इस डिस्क को यूज़ कर सकता हूँ वैसे, कोई मेरे पास तरीका नहीं है, मैं किस तरह इसको यूज़ करूँ, समझ आ रही है ना या नहीं आ रही? माउंट करने का मकसद आपको मैं बता रहा हूँ। डिस्क तो मेरे पास अटैच होगी है, इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा? यूज़ करने के लिए माउंट करनी पड़ेगी। एक मिनट क्लियर करें जरा सा स्क्रीन पे, एक बात बहुत ज़्यादा आ गई है। फॉर्मेट मैं आपको कह रहा हूँ कि अल्लाह करे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसलिए यहाँ पर देखें, ये मेरी पार्टीशन है और फाइल सिस्टम जो है ना मेरा माउंट पॉइंट है। अब 10 GB आपको कहीं नज़र आ रही है इसमें? नहीं सर, नहीं नज़र आ रही है। अब हम जादू करेंगे और इसके बाद ये नज़र आएगी। तो जादू क्या है? माउंट और आगे आपकी डिस्क, -L, हाँ ये वाला माउंट दिस वन टू MNT और न्यू डिस्क।